मिले ना मिले हम एपिसोड 3। पीहू पहुंची गांव। 11 बजे के करीब पीहू दादी सा और संजू के साथ अपने गांव अब्बा पूरा आ चुकी थी। जीप आकर ठीक घर के सामने रुकी। जीप के रुकने की ही देर थी कि पीहू जीप से कूदकर भाग कर यहाँ से वहाँ देखने लगी। जब मोहल्ले की औरतों ने देखा कि दादी सा बच्चों के साथ आ गई तो सभी दौड़ी उनसे मिलने के लिए आ गई थी। दादी सा भी बहुत खुशी के साथ सबको मिलते हुए किसी को गले लगा रही थी तो किसी को आशीर्वाद दे रही थी। थोड़ी ही देर में बच्चों और बड़ों का जमघट लग चुका था। वहाँ पर जब दादी सा ने बताया कि वह पूरे 1 महीने के लिए यहाँ पर रहने वाली है और कटाई के काम को खत्म करवाने के बाद ही वापस जाएगी तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। शुरू से ही सभी को दादी सा से बहुत लगाव था। वैसे तो दादी सा का घर काफ़ी बड़ा और पक्का बना हुआ था, पर कहते हैं ना कि अगर महल में भी कोई नहीं रहता तो वह जगह भी भुता हो जाती है। इसी तरह यहाँ भी पूरे 1 साल बाद दादी सा आई थी। घर के बाहर सूखे पत्तों का और कचरे का बार लगा हुआ था। इतनी भी जगह नहीं थी कि दरवाज़ा खोलकर अंदर जा सके। जब दादी सा ने यहाँ रहने की बात की तो सभी लोग अपने घरों से झाड़ू लेकर आ चुके थे। दादी सा कुछ कहती इससे पहले ही सभी एक हाथ सफाई के काम में लग गए। घर के बाहर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, कुछ आम के, कुछ नीम के तो कुछ गुलमोहर के, जिन्हें दादी सा ने अपने हाथों से लगाया था। जब तक बाहर साफ सफाई होती तब तक बगल वाली काकी ने दादी सा पीहू और संजू को अपने घर बैठाकर शरबत पीने का न्योता दे दिया था। दादी सा ने कमर में से चाबी निकालते हुए कहा, जा छोरी, यह चाबी दे दे, अंदर भी कमरों की सफाई अच्छे से हो जाएगी। दादी सा को सफाई करने वालों की कोई कमी नहीं थी। दादी सा के आने की खबर सुनकर खेत से भी कुछ लोग उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ गए थे। सबने मिलकर बाहर सफाई की, पानी से पूरी धरती को सींचा जिससे धूल न उड़े। अंदर जाकर जाले छुड़ाए, झाड़ू लगाए, सभी कमरों की धुलाई की और दोपहर में 2 से 3 बजे तक पूरा घर चमक उठा था। यहाँ सबसे पहले बड़ी सी बैठक, उसके अंदर दालान, आयताकार आंगन, सामने ही रसोई। वैसे तो घर बहुत बड़ा था, पर जितनी जगह की ज़रूरत थी दादी सा ने उतने कमरों की अच्छी तरह से साफ सफाई करवा लिया था। और घर के बाहर बना हुआ कुआं, जो किसी समय में दादी सा ने ही खुदवाया था, उसी से आज पूरा मोहल्ला पानी भरता था। बड़ा ही मीठा ठंडा पानी था इस कुएं का, और राजस्थान जैसे सूखे की जगह पर भी यह कुआं कभी सूखता नहीं था। पूरे गांव की प्यास बुझता था इसका पानी। साफ सफाई के बाद जब दादी सा दोनों बच्चों को लेकर अंदर आई तो इतने दिनों बाद अपने घर में घुसते ही उनका मन भर आया। दादी सा के साथ बिताए हुए सारे पल एक एक करके याद आने लगे। कैसी छोटी सी उम्र में बहू बनकर आई थी इस घर में, फिर बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई, नाती पोते, और फिर वह घटना जिसने उनकी आंखें नम कर दी थी, जिसे आज तक कहने को तो सब भुला चुके थे, पर सही बात तो यह थी कि वह घटना आज भी जब याद आती तो सबके दिलों में उथल पुथल मच जाती है। खैर, वह सब छोड़कर सब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे, सिवाय उस
एक शख्स के जिसके लिए वह घटना अतीत ही नहीं बल्कि उसका वर्तमान और भविष्य भी था। उसने कभी भी उस बात को खुद से दूर नहीं जाने दिया। दादी शाह ने दोनों बच्चों के सामने बच्चों से सामान छोड़कर उन्हें जगह पर रखने के लिए कहा। लाइट वाले को बुलाकर घर की लाइटें दुरुस्त करवाई और अपने साथ लाया गया खाना खाने के लिए थाली में परोसा। अब बहुत देर हो गई थी और काम करके सब बुरी तरह थक चुके थे, तो बहुत जोर से भूख लग रही थी सभी को। सारा खाना कितनी जल्दी खत्म हो गया पता ही भी नहीं चला। जब खाना खाया तो दादी साहब और संजू आराम करने अपने कमरे में चले गए और उनकी आंखें लग गई, पर पीहू उसको कहाँ नींद आने वाली थी। हर कमरे में जाकर एक चीज़ को ध्यान से देख रही थी। वह हर चीज़ को महसूस कर रही थी, छूना चाहती थी। कुछ ऐसी यादें जो अभी तक उसकी आंखों के सामने, वह किसी भी बात को भूल नहीं पा रही थी। हाँ, उस समय वह बच्ची थी तो यादें धुंधली जरूर हो गई थी, पर मिटी नहीं थी। वह दिमाग पर जोर देते हुए हर बात की तह तक जाकर उसका पता लगाना चाहती थी कि वह जो ढूंढ रही थी उसकी कोई तो निशानी कैसे भी कहीं तो मिले। पर यह सारी चीज़ें इतनी आसान कहाँ थी। यही सब सोचते हुए सूरज ढल गया था। सांझ होने को आई थी। सूरज की तपन कम हुई और शाम की ठंडी बयार चलने लगी तो पीहू छत पर जाकर फिर उन्हीं नज़ारों में खो गई जो बचपन में उन्हें छत पर जिए थे। छत के चारों तरफ दूर दूर तक फैले हुए खेत, घर के पीछे बहती नहर और के दोनों तरफ खजूर के ऊंचे ऊंचे पेड़। जहाँ तक नजर जाती ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ पर वह ना गई हो। पर उसने कभी भी यह नहीं सोचा था कि उसका हंसता खेलता बचपन उसकी जिंदगी को वीरान कर देगा। जब भी अपने बिताए हुए लम्हों के बारे में सोचती तो उसका दिल भर आता। ना उन बातों को भूल सकती थी, ना किसी से कह सकती थी। उन सब के बारे में याद करना ही गुनाह था। तभी दादी सा ने नीचे से आवाज़ लगाई, पीहू छोरी कत्थे है। दादी सा ऊपर हो, जोर से बोलते हुए छोरी, अंधेरा होने को आया। जी दादी, आती हूँ। दादी फिर से आवाज़ लगाती, उससे पहले वो नीचे आ चुकी थी। पीहू बेटा, छत पर जाकर फिर वहीं सब कुछ सोच रही थी ना तू? नहीं तो दादी सा, पीहू ने दादी सा से नज़रें चुराते हुए कहा। छोरी, मारे से नज़र भले ही मत मिला, मैं तेरी आवाज़ से पहचाने हूँ कि तू सच बोल रही है या झूठ। कितनी बार तुझे समझा चुकी हूँ कि बीती बातों को भूल जाने में ही भलाई है, फिर क्यों तू उन्हें और ज़्यादा समेटने की कोशिश कर रहे है। छोरी तो पीहू कुछ देर तक शांत रही, फिर कुछ कहती इससे पहले ही संजू वहां आ चुका था। संजू ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, दादी साहब, मैंने बहुत भूख लगी है। रात के खाने में क्या बना रही है? पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, भूखर कहीं का। माँ ने जितना भी खाना बांधा था उसका आधा से ज़्यादा तो तूने ही खाया और फिर भूख लग गई तुझे। रात को कुछ नहीं बनेगा, अभी तो वही खाना पेट में रखा हुआ है। कामचोर कहीं की, यहाँ भूखा रखने के लिए मुझे लाई है। अरे मेरा नहीं तो कम से कम दादी सा का तो ध्यान रख। अरे दादी सा दवाई खाती है ब्लड प्रेशर की, अगर खाना ना खाएंगी तब दवाई कैसे खाएंगी? तभी दादी साहब बीच में बोल पड़ी, छोरा चिंता मत कर, आज खाना मैं बनाऊंगी। संजू लपक कर बोला, दादी साहब फिर तो आपके हाथ की दाल बाटी खाऊंगा। मैं 6 महीना पहले बना थी आपके दाल आपने दाल बाटी, तब से ना खाई मैंने। तने घर पर दाल बाटी खिला दूंगी। दादी साहब में भी जोश आ गया था। तभी संजू ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा,
कामचोर कहीं की। अब मैं और दादी साहब मिलकर दाल बाटी बनाएंगे, और तुझे भूख नहीं है तो तू मत खाइयो। पीहू ने उसकी इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और कमरे में जाकर सामान लगाने लगी। दादी और संजू रसोई में जाकर रात के खाने की तैयारी में लग गए। 2 घंटे की मेहनत के बाद बात ही अलग होती है। कितने जतन से दादी सा चूल्हा जलाया, उसमें गर्मा गर्म बाटिया से की मिट्टी की पतीली में दाल बनाई, जिसकी सौंधी महक दूर दूर तक जा रही थी। सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले की आलू की सब्जी और सोने पर सुहागा तो अमिया की चटनी थी, जो बाहर के पेड़ से ताजी ताजी अमिया तोड़कर बनाई गई थी। सच में पीहू ने भूख न होते हुए भी 4 बाटियां कटोरी भर के सब्जी, दाल और चटनी के साथ मज़े से खाई थी। और संजू, उसका तो सबसे पसंदीदा काम ही अच्छा खाना था। वह तो सब खाकर जैसे तृप्त हो गया, और उसका तृप्त करना भी ज़रूरी था, क्योंकि 1 महीने यहाँ पर रोक के जो रखना था उसको, वरना पता नहीं कब उसका मूड बिगड़ जाए और पूरा भागने लगे। तो दादी ने पीहू को पहले ही समझा कर रखा था कि बेटा कोई ऐसी बात ना करना। हाँ, संजू उखड़ जाए। पीहू ने हाँ तो कह दिया था, पर किस हद तक अपना वादा पूरा कर पाती, यह तो 1 महीने रहने के बाद ही पता चलेगा कि उसके और संजू के बीच कितनी नोकझोंक होती है। खाना कुछ ज़्यादा ही हो गया तो पीहू ने दादी सा से छत पर टहलने के लिए कहा। दादी सा, क्यों ना थोड़ी देर छत पर टहल ले। संजू ने भी दादी सा के हाँ में हाँ मिलाई। हाँ दादी सा, थोड़ी खुली हवा में चलकर छत पर टहलना चाहिए। पर दादी ने टहलने पर दहला मारते हुए कहा, अरे छोड़ी, टहलना क्या, मैं तो कहती हूँ छत पर ही सोना चाहिए। अरे इतने दिनों बाद गांव की खुली हवा में सोने को मिलेगा। संजू ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी साहब मैं न सोऊं छत पर, इतने मच्छर होंगे कि रात में ही उन्हें उठाकर गांव की सैर करवा देंगे। अरे छोरा, कोई ना ले जाएगा, तन्ने अगरबत्ती आती है ना मच्छर वाली, वह लगा लेंगे। घर दादी सा यहाँ कहाँ है छोरे, थारी दादी से सारा सामान लेकर आई है वहाँ से। ठीक है दादी सा, अगर आप कहती हैं तो सो जाते हैं। और तीनों छत पर ही टहलने लगे। टहलते हुए बहुत देर तक बातें करते रहे, और जब नींद आने लगी तो आराम से ठंडी ठंडी हवा में छत पर ही सो गए। सुबह 5 बजे जब गांव वालों की आवाज़ आने लगी तो पीहू और दादी सा की नींद खुल गई। उन्होंने अच्छी खासी नींद ली थी, फिर भी नींद इतनी अच्छी आई, ऐसे लगा जैसे अभी अभी आँख लगी हो और अभी एक नींद खुल गई हो। अंगड़ाई लेते हुए पीहू खड़ी हुई और छत से गांव का नज़ारा देखने लगी। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चंपा और चमेली के फूलों की खुशबू हवाओं में से छन छन के आ रही थी। पूरब दिशा में पूरा आसमान हल्की लालिमा लिए इतना सुंदर लग रहा था कि बस देखते गांव में तो आज भी लोग जल्दी ही उठ जाते हैं। सर पर पानी के घड़े रखे हुए कुछ औरतें पानी भरने के लिए आ रही थी, तो कुछ अपनी गायों और भैंसों को लेकर उनका दूध दूहने के लिए जा रही थी। सामने बहती हुई नहर में कोई नहा रहा था, तो कोई उसी नहर में से खेतों में पानी दे रहा था, जिससे हरी भरी सब्जियां लग रही थी। सूरज की लालिमा के साथ ही चिड़ियों की चहचहाट भी बढ़ती जा रही थी। यही सब देखते देखते कब उजाला हो गया पता ही नहीं चला। जब सूरज देवता की किरणें संजू के चेहरे पर पड़ी तो वह भी उठा और अपनी तकिया और चादर लेकर नीचे चला गया। पर पीहू किसी भी चीज़ से खुद को अछूता नहीं रखने देना चाहती थी। हर चीज़ को खुद में समेट लेना चाहती थी, पूरी तरह से खो जाना चाहती थी।
प्रकृति की सुंदरता में यूँ तो बचपन से ही प्रकृति से बहुत लगाव रहा है। उसे गांव की हर चीज़ उसकी रग-रग में बसी है, चाहे वह मिट्टी की सौंधी खुशबू हो, खेत की खलिहान, सामने बहती हुई नहर या फिर वहाँ के बाग-बगीचे। इन्हीं सबके बीच में तो उसका बचपन बीता था, वह सबको कैसे भूल सकती थी। यह सभी तो उसके बचपन के साथी थे। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए मिले ना मिले एपिसोड 4। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।